नमस्ते साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रश्न। दक्षिण भारत से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। स्क्रीन पर जो हम मैप देख रहे हैं संगम युग, इसमें हम चोल, चेल, पांड्य वंशों की स्थिति हम देख सकते हैं। इस मैप को देखने के बाद आपको जितने भी आगे प्रश्न हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। आने वाली जो परीक्षा है बीडीओ की या समीक्षा अधिकारी की, उसमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है इस वीडियो का, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। इस मंदिर के वही वार्ग में नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। वही प्रश्न दोबारा से दूसरे नंबर पे भी है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने इस मंदिर का पिक्चर्स भी लगाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। विशालतम मंदिर नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदीश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था? तगर। तगर कल्याण को वेगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसका विवरण हमें ऐहुल अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद किए जाते थे? चालुक्य। चालुक्य शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रगुप्त की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। इनका जितना भी ये डिस्क्रिप्शन है आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हम तो अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है इस वीडियो में। सभी महत्वपूर्ण है, अब सबके सामने कहना, क्योंकि सब बार बार पूछे गए हैं। आगे जितनी भी वीडियो की परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा है, बिल्कुल इस वीडियो से 2 प्रश्न मिलेंगे ही। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहुल की उत्कीर्ण लेख में। ऐहुल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। अभी हमने मैप के द्वारा भी देखा था कि चोलों की उस समय की स्थिति कहाँ तक थी, तो वो है आपका कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। फिर उसके नीचे पांड्य साम्राज्य था और अरब सागर की साइड चेर साम्राज्य था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऊपर भी हमने देखा वो भी, और ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। गंगे चोंड पुरम में भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरियूर थी। संगम काल में उरियूर थी और वैसे इसकी तंजौर। अगला प्रश्न, कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? यानी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। अगला प्रश्न है, चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। उसकी जो विशेषता भी देखी। किस दक्षिण भारत में राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है असाधारण शक्ति एवं क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विवरण हम उत्तर मैरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः
चतुर्भुज है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ऊपर का हम पढ़ेंगे, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वसुधा पारंतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मधुरे कुंड उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है ये वाला कि मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मधुरे कुंड उपाधि धारण करी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो नटराज, जिसकी अभी हमने व्याख्या पूरी देखी थी। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं जो प्रायः चतुर्भुज हैं। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 स्मारक बने, मंडप, एकाश्व मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम में विद्यमान है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी थे? पल्लव शासक नरसिंह प्रथम ने इस शैली का विकास किया। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ है। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है इस वीडियो में, सभी इंपॉर्टेंट है। कौन पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है? एकाश्म का मतलब होता है कि एक ही पत्थर को काट कर जो भी हम मूर्ति बना रहे हैं, रथ बना रहे हैं, वो एक ही पत्थर में है, तो इसलिए उसको बोलेंगे एकाश्म मंदिर। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तम प्रथम। चोल शासक कुलोत्तम प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का भेजा गया था। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते? चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उत्तराधिकारी बनता था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह था राजेंद्र प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस चोल शासकों में जिसने अपना खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह था राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। अगला प्रश्न है, गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो वो है राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन सा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तम प्रथम। कुलोत्तम प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तम प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बीरप्पुल माल के साथ कर दिया। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था काली मिर्च का। काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडियल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडु। अरिकामेडु पूर्वी तट यानी कि पूर्वी तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पुडुको कहा गया है। अगला प्रश्न है,
कौन सा बंदरगाह पोर्डुको नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु। अरिकामेडु पांडिचेरी से 3 किलोमीटर है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडु से। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो वो है कदम। चेल, चोल, पांड्य तीनों का हमें संगम साहित्य में वर्णन प्राप्त होता है। कदम किसी राजवंश का उल्लेख नहीं है। तमिल देश के एक संगम युग का राजवंश नहीं था, तो वो पल्लव। चेल, चोल, पांडव संगम युग के हैं। अगला है, कौन सा तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अगला है, कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? कंबन। मैचिंग में है गुप्त, इनकी राजधानी देव, मतलब संबंधित स्थल है देवगढ़ से, फिर चंदेल, खजुराहो, चालुक्यों बादामी और पल्लव आपका पनमले। अगला, एक प्राचीन भारत में कौन व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्रामम। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जिसे मणिग्रामम या बलिंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलुक्कम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। फिर से देख रहे हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलुक्कम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फतूह में प्राप्त होता है। संगम युग में उर्वर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उर्रेयुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये कावेरी नदी के तट पर था। पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी। पांड्य राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। यह नदी कंडन मणिकन्यूर मदुरई के पास। संगम कालीन साहित्य में कौन को मन्यन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। संगम साहित्य में कौन को मन्यन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किया है, तो उसी समय की शब्दावलियां ये। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से होता है। इन गोष्ठी में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य पढ़ा जाता है, संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संलक्ष्य में 3 संगम आयोजित हुए। प्रथम संगम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा फिर मदुरई। तो जो मदुरई पहला हुआ वो अगस्त ऋषि इसकी अध्यक्षता करते हैं, दूसरे में अगस्त ऋषि ही करते हैं, तीसरी में नक्कियर करते हैं। तो पहला मदुरई, इसके अगस्त ऋषि अध्यक्षता करी, द्वितीय आपका, चलिए वो आप देख लीजिएगा वहां से। अब हम पढ़ते हैं अगली, बढ़ते हैं मैचिंग की तरफ। चालुक्य की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास प्राप्त होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांडवों की राजधानी मदुरई थी। अभी हमने देखा भी था किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, तो वो चालुक्य ने उत्तर भारत पर नहीं किया है। कदम में राजाओं की राजधानी थी वनवासी। कदम में राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम में राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तंजौर चोलों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में और बड़ा ही अच्छा मंदिर है ये। ध्यातव्य है कि मदुरई पांडवों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम तृतीय सभाएं यहीं आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पहले और दूसरे की अगस्त ऋषि ने और तीसरे वाले की नक्कियर ने की थी, जो अभी हम देख चुके हैं। और ये तीनों बार बार पूछी भी जाती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली का बड़ा ही श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर पूछा गया मैचिंग के लिए, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी राजधानी मदुरई में कराया था। अगला, महाकाल मंदिर उज्जैन में। अगला, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में।
और अगला, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। बड़ा ही ध्यान रखने वाला प्रश्न है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो जितने भी हमने सभी प्रश्न देखे ये संगम युग से संबंधित चेल, चोल और पांडवों से संबंधित प्रश्न हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और जो इसमें व्याख्या लिखी है वो भी आप वीडियो के साथ साथ सुनते भी जाइए और खुद भी देखते जाइएगा जो इतनी भी व्याख्या लिखी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताया करें कि आपको इसमें से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण लगे। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं और जो आगे परीक्षा आने वाली हैं, चाहे वो आपकी पीजीटी की परीक्षा हो इतिहास से संबंधित, वीडियो एग्ज़ाम हो जो री एग्ज़ाम होना है, और चाहे आपका समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, तो ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा आपके जितने भी परीक्षाओं में।